बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रशियन वजारत दिफा की तरफ से कुछ आदाद व शुमार शाया किए गए हैं। एक बयानिया इस वक्त सामने आया है जिसमें ताज़ा तरीन 24 घंटों के अंदर यूक्रेन पे होने वाले हमले और यूक्रेन की तरफ से जो दागे जाने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स थे उनको इंटरसेप्ट करने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं। अब इस वक्त जो है रशियन वजारत दिफा की तरफ से एक बाज़ाब्ता रस्मी एक बयान जो है एक स्टेटमेंट जारी हो चुका है। स्टेटमेंट ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, लिबरेशन ऑफ द टाउन ऑफ नदिया in the Luhansk People's Republic. The center group of forces neutralized about 440 Ukrainian soldiers, destroyed a tank, an infantry fighting vehicle and 3 armored personal carriers. Russian forces targeted Ukrainian military airfield infrastructure, attacked drone assembly and storage site. Air defenses shoot down 72 Ukrainian drones and intercept 8 ATACMS tactical missiles. अब इस वक्त जो बयान शाया हुआ है रशियन वजारत दिफा की तरफ से, उसमें पिछले 24 घंटों के बारे में जो बताया जा रहा है कि इसमें जो कार्रवाइयाँ और जो कामयाबियाँ हासिल की हैं रशिया की तरफ से, उसका इजहार किया जा रहा है। एक तरफ तो नदिया का लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक का जो टाउन है उसको आज़ाद कराया, यानी फिर इस वक्त जो रशियन फोर्सेस उस इलाके में मौजूद थी उन्होंने वहाँ से तमाम यूक्रेनियन फ़ौजियों को उनका इनखला कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद उस कस्बे के ऊपर जो नदिया नाम का कस्बा है उसके ऊपर अपना झंडा लहरा दिया है रशिया ने। इस बात का इजहार इस स्टेटमेंट में किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इनका ग्रुप था, सेंट्रल फोर्स का ग्रुप था जो कि दाखिल हुआ था इस इलाके के अंदर, इसने इस इलाके में 440 यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं उनको ख़त्म किया है और उनको मारा है। इसके साथ साथ एक टैंक डिस्ट्रॉय किया है, एक टैंक को तबाह किया गया है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को तबाह किया गया है। इसके साथ साथ 3 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थी यूक्रेनियन फ़ौज की जो कि फ़ौजों को मैदान जंग में लेके आती थी या उनको ट्रांसपोर्ट करती थी, उन 3 गाड़ियों को भी तबाह किया गया है। इसके साथ साथ बात करते चले जो रशिया ने यूक्रेन पे हमले किए हैं, एक तरफ तो यूक्रेन के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, यानी एक ऐसी एयरफील्ड पे हमला किया है जहां से ये ड्रोन्स और ये तैयारे रशिया की तरफ दागे जाते थे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे यूक्रेनियन हमलों के अंदर तबाह हुआ है। इसके साथ साथ जो अटैक ड्रोन्स की असेंबली लाइन थी, यानी फिर एक ऐसा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जहां पर ये रशिया पे किए जाने वाले हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स बनाए जाते थे, उसको तबाह किया है। इसके साथ साथ उसी इंडस्ट्रियल साइट के साथ एक स्टोरेज फैसिलिटी थी जहां पर ये ड्रोन्स बनाकर रखे जाते थे और वक्त आने पे इनको इस्तेमाल किया जाता था, उसको भी तबाह करने का दावा रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से, रशियन दिफाई मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ रशियन एयर डिफेंस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन से दागे जाने वाले 72 ऐसे ड्रोन्स, कैमाकाजी ड्रोन्स या वन वे ड्रोन्स, उनको तबाह करने का भी दावा किया है। यानी पिछले 24 घंटों में 72 ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि यूक्रेन से दागे गए थे रशियन इलाकों के ऊपर, रशियन शहरों के ऊपर, और उनको फिर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, फिर चाहे वो उनका S-300 एयर डिफेंस सिस्टम हो या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसने तबाह किया है। इसके अलावा रशिया के तरफ से एक और दावा भी सामने आ रहा है और वो दावा ये है कि 8 ऐसे अमरीकी साख्ता टैक्टिकल ATACMS मिसाइल्स थे जो कि इस वक्त यूक्रेन के पास मौजूद हैं और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो रशिया के शहरों पे दागता आ रहा है। इनको भी दागा गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वक्त रशियंस के दावे के मुताबिक ये 8 के 8 ATACMS मिसाइल्स जो है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की तरफ से तबाह कर दिए गए हैं, इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त जो है दावे किए जा रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर, रशियन वजारत दिफा की स्टेटमेंट के अंदर, कि पिछले 24 घंटों के अंदर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि यूक्रेनियन और रशियन फ्रंट पे की गई हैं और इनके ये नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सके और हमारी हौसला अफजाई भी इसके साथ साथ होती रहे। आप अगर बात करते चले, इस वक्त लबनान का मामला काफ़ी जो है वो गंभीर होता जा रहा है और मुसलसल वो जो 2 महीने का एक जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी और उस जंगबंदी के मुआहिदे के परख से इस वक्त इसराइल जो है वो उड़ाता जा रहा है। इस वक्त तो ताज़ा तरीन इसमें डेवलपमेंट हुई है। द इसराइली आर्मी कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई साउदर्न लबनान एंड रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय व्हाट इट साइंड विद हिजबुल्लाह। टुडे मरकावा टैंक्स वर स्पॉटेड पेट्रोलिंग बिटवीन हाउसेज एंड लैंड्स इन द अक्वाबत मैरून नेबरहुड इन साउदर्न लबनान। अब इससे पहले जो हिजबुल्लाह
اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد پھر اسرائیل کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ہم جنگ بندی کا معاہدہ تو کر رہے ہیں اور حزب اللہ کو جنوبی علاقوں سے پیچھے کی طرف یا لتانی ریور کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ جانے کا کہا گیا تھا۔ حزب اللہ کی طرف سے تو اس معاہدے کا پاس رکھا گیا اور پھر انہوں نے ان کارروائیوں کو جو ہے وہ روک دیا، لیکن اس وقت اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور مسلسل اس معاملے کے اندر ایک طرف تو اس کی جو فوجیں لبنان یا جنوبی لبنان کے قصبوں میں موجود تھیں، ان کا انخلاء اس نے یہ کہا تھا کہ ہم 60 دن تک یہاں موجود رہیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا انخلاء ہو جائے گا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے ہی یہ سیز فائر کا معاملہ ہوا اس کے فوری بعد وہ شام کے معاملات خراب کر دیے گئے اور اس کے بعد شام کا معاملہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر گیا کہ اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر اسرائیل شام میں داخل ہوا اور شام کا بہت بڑا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے اندر جو قابل قدر باتیں ہیں، ایک طرف تو قنیطرہ کا پورا علاقہ اور اس کے علاوہ ماؤنٹ ہرمن کا جو علاقہ ہے جو کہ اس پورے خطے کے اندر سب سے اونچائی یا سب سے بالا علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس وقت اپنے قبضے میں کر چکا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا جگرا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے، اسرائیل کی فوج اور اسرائیلی ادارے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ ہم 60 دن گزرنے کے بعد بھی جنوبی لبنان سے اپنی فوجوں کا انخلاء نہیں کریں گے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیل کے ٹینکس ان جنوبی لبنان کے علاقوں میں دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی عقابہ میرون کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو ہے ان گھروں کے درمیان ان ٹینکوں کی موومنٹ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی براڈ کاسٹ اتھارٹی کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے، اسرائیل ول سینڈ اے میسج ٹو لیبنان دیٹ اٹ ول ناٹ الاؤ ریزیڈنٹس آف لیبنیز ولیج نیئر دا بارڈر ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہومز۔ اب اس وقت اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ لبنانی حکومت کو یہ پیغام دینے جا رہی ہے کہ وہ تمام افراد جو لبنان کے شہری تھے اور لبنان کے ان سرحدی گاؤں یا دیہاتوں یا قصبوں میں رہتے تھے اور اس جنگ کے آغاز کے بعد نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، اب اسرائیل ان کو ان علاقوں میں واپس نہیں آنے دے گا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پھر اسرائیل اپنی پرماننٹ چھاؤنیاں ان جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں میں قائم کرنے جا رہا ہے، اور اس وقت جتنی بھی اسرائیلی فوج کی موومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے ٹینکس جو ہیں مسلسل ان آبادیوں کو جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں، ان گھروں کو ان گاؤں کو تباہ کر رہے ہیں، اور وہاں بھی مسمار کرنے کا سلسلہ بالکل اسی طرح دیکھنے میں آ رہا ہے جس طرح یہ غزہ کے اندر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ غزہ کو بھی اس وقت ملبے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت لبنان کے اندر بھی جو اسرائیلی فوج ہیں ان کے جو ٹینکس ہیں مسلسل اسی طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، جن کے اندر وہ آرٹلری شیلنگ کے ذریعے ان گھروں کو، ان قصبوں کو، ان گاؤں دیہاتوں کو مسمار کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا واضح مقصد یہی ہے کہ جو افراد، جو لبنانی شہری ان علاقوں سے نقل مکانی کر کے اپنی جانیں بچا کے گئے تھے، وہ کسی بھی طرح سے ان علاقوں میں واپس نہ آ سکیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اسرائیل ان علاقوں پہ قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع کرے اور ان ٹیریٹریز کو اسرائیل کا حصہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دے۔ تو اس وقت یہ بہت گھنونا اور خطرناک کھیل ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت اس کے اندر بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے ان ایک ہفتوں کے اندر جو ہے بہت سارے علاقوں کے اندر پیش رفت بھی کر رہا ہے، لبنان کے پیش قدمی کرتا جا رہا ہے۔ اس کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی انفینٹری فورس اور اس کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز ہیں وہ ان علاقوں کے اندر بہت حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام جو سیز فائر کی دھجیاں اڑا رہا ہے اسرائیل، اس کے اوپر حزب اللہ کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے پھر کب اس سیز فائر معاہدے کی وہ باضابطہ طور پہ خلاف ورزی کی جاتی ہے اور پھر اسرائیلی فوجوں کے اوپر ایک بھرپور اور ایک دندان شکن حملہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جارحانہ کارروائی اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پہ بھی کی گئی ہے، اور وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کے جو سیکیورٹی پہ مامور افراد تھے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے طیاروں نے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت 9 فلسطینی ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، دی اسرائیلی ملٹری ہیز کلڈ 9 humanitarian aid security personnel in targeted attack on 2 vehicles, one on Salahuddin Street in Khan Yunis and other in Abu Holi Junction in Deir el-Bala earlier today in Gaza Strip۔ اب اس وقت غزہ کی جو کیفیت ہے مکمل طور پہ غزہ جو ہے وہ کھانے پینے کی ضروریات کی چیزوں سے محروم ہے، اور پھر جو رفح کے علاقے سے جو 2-4 ٹرکس کی امداد پہنچتی بھی ہے اور داخل بھی ہو جاتی ہے غزہ پٹی کے اندر، ان کو پھر راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے اس وقت ہیومینیٹیرین ایک فورس بنائی گئی تھی جن کا کام یہ تھا کہ ان علاقوں سے وہ رفح تک جائیں گے اور پھر ان ٹرکوں کو
बाहिफाजत जो है वो इन फ़लस्तीनी खैमा बस्तियों तक लेके आएंगे और फिर वहाँ जाकर ये इमदाद तकसीम होगी। इसी हवाले से आज 2 गाड़ियों पे हमला हुआ है। इसराइली मिलिट्री ने 2 ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया है और ये हमला जानते बूझते हुआ है, यानी फिर इसराइली मिलिट्री को मालूम था कि इन गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग ह्यूमैनिटेरियन एड की सिक्योरिटी पे मामूर हैं। उसके बावजूद उनकी तरफ से इन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 9 एहलकार या 9 ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर्स जो हैं ये अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ये शहीद हुए हैं। और ये 2 जगह पे कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक तरफ तो सलाहुद्दीन के इलाके में यानी खान यूनुस में गाड़ी को निशाना बनाया गया, दूसरा जो है वो दीर अल बला के नज़दीक एक गाड़ी को टारगेट किया गया और इसके नतीजे में ये 9 के 9 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए उन ह्यूमैनिटेरियन एड की, तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड जब रफ़ा से दाखिल हुई तो उसके बाद इसराइल ने एक बहुत मुनज़्ज़म जाल बिछाया हुआ है और फिर उन इलाकों के अंदर जो है इन ट्रकों को लूटने का सिलसिला वो शुरू किया जाता है। ऐसे गुंडे और ऐसे मवाली इसराइल की तरफ से इन इलाकों में जो है ना वो पेनिट्रेट किए गए हैं, जो कि उन ट्रकों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले लूट लेते हैं। और इन ट्रकों के साथ भी यही हुआ। एक तरफ तो इन 9 ह्यूमैनिटेरियन एड के सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट किया गया और फिर जब वो ट्रक जो है वो बेयारो मददगार हो गए तो फिर उनको रास्ते के अंदर ही लूट लिया गया, उनका सारा माल और असबाब लूट लिया गया। तो ये इस वक्त कैफियत है फ़लस्तीनियों को भूखा रखकर और उनका मुहासरा करके उनको जो है इस तरह से एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है और ख़ात्मे की जंग की तरफ ले जाया जा रहा है कि एक एक करके और चुन चुन कर फ़लस्तीनियों की जो है वो जान ली जा रही है। तो एक बहुत ही ख़तरनाक खेल इस वक्त गज़ा पट्टी के अंदर जो है वो शुरू हो चुका। और इस वक्त सबसे हैरत की बात यह है कि तमाम अरब ममालिक को सांप सूंघ चुका है और इन तमाम जुल्म और बर्बरियत के ऊपर अरब ममालिक की तरफ से एक जो है मजम्मती बयान भी सामने नहीं आ रहा है। अब अगर बात करते चलें, दमिश्क के सुकूत को तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होने वाला है, यानी फिर 7 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ था शाम में। और अब 1 महीने के बाद जो दमिश्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तरफ से परवाज़ों का सिलसिला यानी इंटरनेशनल परवाज़ों का सिलसिला बहाल होने जा रहा है। सीरिया दमिश्क एयरपोर्ट रिज्यूम इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्टिंग जनवरी 7। अब ये जो शाम का दमिश्क एयरपोर्ट है जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, जब इसके ऊपर जो है बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद जोलानी फैक्शंस ने जो हमला किया था तो तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो होल्ड हो गई थी, यानी फिर ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका था। और फिर उसके बाद सिलसिलावार जो है एक पहले जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 1 महीने के बाद अब यहाँ से पहली कोई फ़्लाइट होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि परवाज़ करेगी। और फिर अब तकरीबन 1 महीने के बाद इस एयरपोर्ट से कोई एक ऐसी इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी जो कि परवाज़ करके किसी दूसरे मुल्क की तरफ रवाना होगी। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।